की चिड़िया समझकर बंगाल में आए, हिंदुस्तान में आए थे तो सबसे पहले वो आर्थिक राजधानी के रूप में बंगाल में गए थे। बंगाल में विभिन्न प्रकार के जब शासन आए तो क्रमागत रूप में उनकी आर्थिक व्यवस्था का ह्रास होता गया। आज ये दुख की बात है कि एक समय रोजगार के लिए लोग कहीं जाते थे तो वो बंगाल जाया करते थे। मुझे खुशी है कि कोरोना के कार्यकाल में तमाम लोग वापस उत्तर प्रदेश आए। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और उत्तर प्रदेश में उनको स्वरोजगार मिला। आज बंगाल के लोगों को रोजगार खोजने के लिए दूसरे जगहों पर जाना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं श्रीमान कि आज की बदलती हुई स्थिति में ये 13.5 करोड़ लोगों को जो हमारी सरकार ने गरीबी के रेखा से ऊपर किया है, पीएम किसान सहित योजनाओं ने अन्नदाताओं को बड़े पैमाने पर सशक्त किया है। रोजगार मेलाओं के माध्यम से आज रोजगारों का सृजन हुआ है। केवल नौकरी देने से रोजगार नहीं होता, हम अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देते हैं, हम नौकरी भी देते हैं और स्टार्टअप से हम नौकरी को क्रिएट भी करते हैं। हम विभिन्न प्रकार का पूंजी निवेश को बढ़ाते हैं। हम सोना नहीं बेचते, हम अपनी निधि का सृजन स्वयं किया करते हैं। और आज अगर आप देखो तो निरंतर बढ़ते हुए जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है उससे डिजिटलीकरण के प्रतीक के रूप में भारत नित्य नए शिखरों को छू रहा है। अभी हमने त्योहार मनाया, दिवाली मनाई। हालांकि पहले तो त्योहार होते थे, हमारे उत्तर प्रदेश में तो कर्फ्यू लगा करते थे कि दिवाली आई तो कर्फ्यू, ईद आया तो कर्फ्यू। अब की दिवाली में पूरे देश ने 4 लाख करोड़ से ऊपर का व्यवसाय किया है। ये एक भारत की समृद्धता की तरफ बढ़ने का एक कदम है। लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो काशी का विश्वनाथ बाबा का जिक्र करती है, वो मथुरा का करती है, वो अयोध्या का करती है। लेकिन मोदी जी की सोच देखिए कि आज कै गुना जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कई गुना लोग आज वाराणसी में आने लगे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद। आज कै लाख लोग ज्यादा अयोध्या में आ रहे हैं जो श्री राम लला का मंदिर बनने के लिए जा रहा है। धार्मिक आस्था का भी सम्मान और साथ साथ में आर्थिक समृद्धि का भी आयाम। ये नीति केवल उसी की हो सकती है जो निष्पक्षता के भाव से काम करे। मान्यवर, आज जो वैश्विक रेटिंग हुई है उसमें 2030 तक अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि अर्थव्यवस्था जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी दुनिया की इकोनॉमिक पावर, वो 2027 तक भारतवर्ष बन जाएगा। भारतवर्ष में अगर देखो ये मुद्रा योजना मोदी जी लाए, आज 8 करोड़ लोग उद्यमी बन चुके हैं। अगर आप देखो ये कहते हैं रोजगार सृजन की बात, ये रोजगार सृजन के बाद 2014 में ये केवल 350 स्टार्टअप थे, आज 1,25,000 स्टार्टअप हैं और 110 से अधिक यूनिकॉर्न एक्टिव हैं। यह देश में लोगों की औसत आय भी बढ़ी है। मैं आपके संज्ञान में बताना चाहता हूं कि आज जो आयकर विभाग के जो आंकड़े हैं उन्होंने ये कहा कि 2014 में औसत आय 4 लाख रुपए थी, आज 2023 में बढ़कर ये 13 लाख रुपए हो गई है। ये समृद्धि और आर्थिक ये विश्लेषण नहीं होता तो ये आय बढ़ती कैसे, कहां से पैसा आया? ये ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो थे ऊपर ही हुए थे उन पर रोक लगाई गई, जो भ्रष्टाचार था उन पर रोक लगाया गया और उन पे रोक लगाने के बाद में जो पैसा आया, जनता का पैसा जनता के खातों में पहुंचाया गया। ये मोदी नीति है और इस मोदी नीति के कारण आज बदला हुआ जो परिदृश्य है उसमें आज IIT खुल रहे हैं, आज IIM खुल रहे हैं, आज मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ये आज ये सांप्रदायिक दंगों वाला प्रदेश नहीं है। आज ये सनातनियों का विरोध करने वाला देश कुछ जगह पर लोग हो सकते हैं लेकिन पूरा देश नहीं है। आज ये देश का सम्मान बढ़ाने वाला देश बना है। ये अब सोने की चिड़िया नहीं रहा कि सोने की चिड़िया होती थी, विदेशी आते थे और पंख उखाड़ कर चले जाते थे। अब ये सोने का दहाड़ता हुआ शेर वाला देश बना है और ये मोदी देश इस देश की आर्थिक संपन्नता के लिए आगे जाने वाला है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि रोजगार कैसे बढ़ता है। 9 साल पहले खादी ग्राम उद्योग में केवल 25-30 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय था, आज 1,30,000 करोड़ से अधिक ये स्वदेशी उत्पाद बढ़ चुका है। ये स्वदेशीकरण की जो प्रक्रिया है, अब भारत हथियारों को खरीदने वाला नहीं है, अब हथियारों की सप्लाई करने वाला भी देश बन गया है। अब अगर आप देखो तो भारत ने 2022-23 में 15,920 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है।
ये पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा आज भारतवर्ष का ये एक आर्थिक स्वावलंबन बढ़ा है। आज मोबाइल के क्षेत्र में भारत पूरे दुनिया का नंबर 2 का बना है। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में IT मंत्रालय मेरे पास में था और मैंने देखा कोरोना के समय चाइना से कंपनी भाग रही थी, वो वियतनाम नहीं जा रही थी, वो कोरिया नहीं जा रही थी, वो हिंदुस्तान में आ रही थी और हिंदुस्तान में भी वो उत्तर प्रदेश में आ रही थी। आज 100 मोबाइल बनता है तो 65 मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बनता है और उसके उपकरण भी उत्तर प्रदेश में बनते हैं। ये बदलते हुए भारत का जो स्वरूप है, ये केवल मोदी योजना जो थी, मोदी जी का जो एक निष्पक्ष भाव से, समर्पण भाव से अर्थव्यवस्था को ठीक करने का जो चक्र था, उसके कारण हुआ है। आज उपभोग साल दर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 61% और डिजिटल ट्रांजैक्शन के राशि में 47% की बढ़ोतरी हुई है। यही नया भारत है, ये नव भारत का उत्थान है। ये वो भारत नहीं है कि अब वो कटोरा लेके दूसरे को वहां भीख मांगने जाएगा। हम याची नहीं हैं, हम दाता बन गए हैं। वही भारत जब यहाँ पर एड्स होता था, मलेरिया होता था, यहाँ पर डेंगू होता था, तो वो देश दूसरों के सामने हाथ फैलाता था कि टीका दे दो, टीका दे दो। कई गुना दामों पर वो टीका, वो वैक्सीन मिला करती थी हिंदुस्तान को और सालों बीत जाते थे, हजारों लाखों लोग मर जाते थे। यही आया, कोरोना आया, पूरा विश्व कराहा, 10 लाख लोगों की मृत्यु अमेरिका ऐसे जगह पे हुई, लेकिन भारत में 3 वैक्सीन बनी और भारत ने 120 देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया। ये बढ़ता हुआ देश है मान्यवर, ये बढ़ता हुआ देश है और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा। लोग अमेरिकन डॉलर और ये डॉलर इसका उल्लेख किया करते थे। आज G20 का सिरमौर बनके जब से भारत आया है, 18 देशों में रुपयों में ट्रांजैक्शन होने लगा है। भारत की मुद्रा बढ़ रही है, भारत का अस्तित्व बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। और आपके संज्ञान में मैं ये भी लाना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है, अब कोई कहने वाला नहीं है कि 100 रुपए भेजते हैं, केवल 85 का गबन हो जाता है, 15 रुपए पहुंचते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम से 100 रुपए भेजते हैं तो 100 का 100 रुपया आज जनता के खाते में पहुंचता है। ये बदलता हुआ भारत है और इस बदलते हुए भारत में मैं कह सकता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न का भी एक डाटा आया है और उस डाटा में ये पता चलता है कि विभिन्न आय वर्गों में टैक्स बेस बढ़ा है। हर वर्ग में टैक्स फाइलिंग में कम से कम 3 गुना की वृद्धि हुई है। ये पारदर्शिता है मान्यवर, ये ईमानदारी है मान्यवर, ये स्वच्छता के साथ में काम करने की प्रवृत्ति का नाम है कि आज लोग स्वेच्छा से करों को देने के लिए आगे आए हैं। मान्यवर, मैं एक अनुरोध करूंगा कि आज पहली बार आपके इस विद्वत समूह में बोलने का सुअवसर आपने मुझे प्रदान किया है और ये मेरा एक बेनिफिट का एक अपेक्षा है कि मुझे कुछ समय आप दें। पहली बार मैं बोल रहा हूं तो इसलिए मैं अपेक्षा ये करूंगा कि थोड़ी समय आप मुझे देंगे। मेरा हाथ तो बंधे हाथ है, जो टाइम अलॉट किया हुआ है उसी के हिसाब से। नहीं, पहली बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए बेनिफिट मुझे आपको 15 मिनट दे चुके हैं और 1 मिनट आप बोल दीजिए और 1 मिनट बोल। मान्यवर, मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज जो है पूरा भारतवर्ष जिस तरीके से तेजी से विकसित हुआ है, इस भारतवर्ष में आज जो लोगों की भावना बढ़ी है, उन्होंने भारत को कहा है भारत के बारे में कि ये वर्ष भारत का नहीं है, ये सदी भारत की होने वाली है। ये सदी भारत की है। अर्थव्यवस्था के मामले में ये सुदृढ़ होगा, आत्मनिर्भर होगा, विश्व का नेतृत्व करने वाला होगा। आखिर में मैं सम्मानित विपक्ष से कहूंगा, मैंने बड़े सपने सजोकर मैं आया था मान्यवर कि विद्वतजनों के समूह में बोलने का अवसर मैं पाऊंगा। विद्वतजन हैं भी, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे फुटबॉल का मैच होता है तो आप देखते हैं कि रेफरी भी दौड़ता है और फुटबॉल के खिलाड़ी भी दौड़ते हैं, लेकिन दोनों के उसमें अंतर आता है। खिलाड़ी दौड़ता है गोल करने के लिए और रेफरी दौड़ता है वो गलती निकालने के लिए। मैंने देखा कि विपक्ष की भूमिका रेफरी की भूमिका बनी है, लेकिन रेफरी भी नकारात्मक भूमिका में अगर आ जाए तो निश्चित रूप में गलत तथ्यों का प्रस्तुतीकरण से यह सरकार का एक सकारात्मक दृष्टि है। मैं तो आह्वान करूंगा कि विपक्ष आगे बढ़कर आए और मोदी जी के सुशासन का
अंग्रेज जो सोने की चिड़िया समझकर बंगाल में आए, हिंदुस्तान में आए थे, तो सबसे पहले वो आर्थिक राज